ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन। तो पहला बात, सबसे पहला चीज जो है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, हम लिखते रहेंगे, तुम लोगों को भी लिखते रहना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस का जब हम लोग आपस में मिक्सचर बनाते हैं और वो पूरी तरीके से अच्छे से घुल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया। एग्जाम्पल क्या है? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, टू और मोर हम अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग सॉल्यूशन का टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स में क्या क्या होता है? एक होता है, पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्यूट रहता है और एक सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, उसके बाद आता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो टर्नरी क्वार्टरनरी में समझ में ही आ रहा है कि इस पे 3 कंपोनेंट होगा, इस पे 4 कंपोनेंट होगा, बट हम लोगों को सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें सॉल्यूट का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? सॉल्यूट का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी वाइज। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर कम है, कोई भी दो कंपोनेंट्स में से क्वांटिटी अगर जिसका कम होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और इसका क्वांटिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। सीधा हिसाब, अगर डेफिनेशन पूछेगा तो सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी कम रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट लिख देते हैं, सॉल्वेंट लिख देते हैं और कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं सॉल्वेंट में तीनों ही गैस, तीनों गैस ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक में लिखते हैं सॉल्यूट में गैस, गैस इन गैस। गैस इन गैस का क्या एग्जाम्पल है? गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एयर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर। ठीक है, मतलब एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। ठीक है, तो ये क्या है? सॉल्वेंट भी मेरा गैस है और उसके मौजूद जो सॉल्यूट है वो भी गैस है, दोनों गैस है, तो गैस इन गैस मिक्सचर हो गया। इसके बाद ये लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मिक्सचर के एग्जाम्पल हो जाता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर, एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर रहता है वही होता है। मॉइस्चर क्या है? लिक्विड स्टेट में है, बट वो दिख कैसा रहा है? गैस जैसा दिख रहा है। मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसका फेज मेरा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, साइड से जाना, साइड से। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। ठीक है, सॉलिड इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आयोडीन वेपर्स। क्या है? आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन मेरा सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैस, सॉलिड इन गैस मिक्सचर हो जाएगा। चलो यहां तक लिख लो पहले, जो आया है थोड़ा वेट कर रहे हैं, यहां तक लिख लो, उसके बाद साथ साथ में चलना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहां तक इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं ज्यादा नीचे। ठीक है, मेरा गैस सॉल्वेंट वाला हो गया है। अब लिक्विड सॉल्वेंट वाला लेते हैं, तीनों लिक्विड ले लेंगे। पहला होगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का क्या है? O2 इन H2O। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि तालाब का पानी में O2 गैस, CO2 गैस डिजोल्व रहता ही है, नहीं तो मछली कैसे सांस लेगा और फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो गैस क्या है? वाटर में डिजोल्व है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हो गया लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर में क्या है? C2H5OH प्लस H2O। इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हो गया सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन बना दो, चीनी को पानी में घोल दो। ठीक है, हो गया। अच्छा, छोटा छोटा लिखाते रहेंगे, लिखते रहना साथ साथ में। C2H5OH इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल है, C2H5OH इथेनॉल। इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। जो पीछे बैठा है ना वो एक बार फ्रेम देखते रहना, क्योंकि कैमरा धीरे धीरे ऐसे नीचे हो जाता है। ठीक है, हो गया है। हम जब लिखा रहे तभी तुमको लिखना है, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। सॉल्वेंट में सॉलिड 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 लिख दो,
सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इसके बाद सॉल्यूट में लिखो गैस, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में क्या है? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो एक मेटल कैटलिस्ट का जरूरत होता है। ये मेटल कैटलिस्ट क्या करता है? हमको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां पे हाइड्रोजन आके रिएक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मिक्सचर हो गया अमलगम। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? अमलगम। अमलगम किसका? मरकरी एंड सोडियम का एग्जांपल लिख सकते हैं अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम मेरा जो कोई भी मेटल और मरकरी का जब हम लोग मिक्सचर करते हैं तब उसको अमलगम बोलते हैं। याद रखना, मरकरी कांस्टेंट रहेगा, ये मेटल बगल वाला चेंज हो सकता है लेकिन मरकरी रहेगा तभी अमलगम नाम है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का तो सबसे अच्छा एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज। एलॉयज क्या होता है? दो मेटल तीन मेटल का आपस में मिक्सचर। स्टील क्या है? एलॉय है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। लिख लिया? वीडियो चल रहा है ना? नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स पे पहला लिखो वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ऊपर में हमेशा सॉल्यूट का मास रहेगा, नीचे में हमेशा सॉल्यूशन का मास रहेगा, और दोनों मास और मास है मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज है। ठीक है, इसको एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे कि मान के चलो 10% बाई वेट ऑफ NaCl अगर लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10% बाई मास, 10% वेट बाई वेट, 10% बाई वेट, कुछ भी लिखा है तो हम लोग इसका क्या मतलब समझेंगे कि 10% बाई वेट ऑफ NaCl का क्या मतलब है? इसका मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये डेटा मेरे को क्वेश्चन दिया है। क्या क्या दिया है? पहला बात तो सॉल्यूट का मास दिया है। क्या दिया गया है? 10 ग्राम सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूशन का भी मास दिया है। तो हम लोग सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट क्या है? पानी होगा ना, उससे अलावा तो कोई सॉल्वेंट है नहीं। सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का मास कितना है इसमें बताओ? 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 90 ग्राम आएगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम पानी है, 10 ग्राम सॉल्ट है, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अभी लिखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सेम है, सेम तरीके से इसका भी आता है। ठीक है, वॉल्यूम रहेगा तो मिलीलीटर, लीटर, यूनिट रहेगा। थर्ड नंबर लिखो, दोनों को मिला के मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इनटू 100। परसेंटेज है तो 100 करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखाते हैं पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ppm। ठीक है, ppm क्या है? सेम होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ हो जाता है। क्योंकि मिलियन मतलब क्या होता है? मिलियन मतलब 1 2 3 4 5 6 फिर 1 होता है, मतलब ये 10⁶ ही हुआ ना, 6 जीरो है। तो ये हम लोग जनरली ये जो स्केल है कंसंट्रेशन टर्म्स का, वो हम लोग पॉल्यूशन, एयर में जो पॉल्यूशन है उसको मापने के लिए करते हैं। देखना जुगसलाई या कहीं जाते समय जो पॉल्यूशन वाला तो नहीं लगा रहता डिजिटल बोर्ड CO2 SO2, तो उसमें जो रीडिंग रहता है वो ppms में रहता है। ठीक है, लिखा भी होगा ppms में मेजर किया हुआ रहता है। ठीक है, बहुत छोटा स्केल है मेजर करने के लिए। ये जो नोट्स लिखवा रहे हैं ना, तुम लोग अगर ग्रुप स्टडी करेगा बाद में तो इसको अच्छे से लिखे रहो। अब वो पिछले वाला नहीं पढ़ना, अब ये वाला पढ़ना है। ये वाला पढ़ना है, प्रीवियस ईयर बनाना है, कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर जनवरी में। हम लोग सिर्फ टेस्ट देंगे 3 घंटा बैठ बैठ के। जनवरी में फिर क्लास नहीं होगा। जनवरी में क्या होगा? आना है सुबह को एक दिन 10 बजे, 3 घंटा टेस्ट देना है, चल जाना है।
शाम को अगर बाई चांस कोई सब्जेक्ट पे डाउट है, ये चैप्टर हमको नहीं हुआ है, तो आके बनाना है, ठीक है। मेरा रोल दिसंबर तक ही है, उसके बाद सिर्फ सब लोग मिलकर टेस्ट देगा, टेस्ट देते रहेगा 2 बार 3 बार 4 बार करके देगा, फिर एग्जाम में तुमको डर नहीं लगेगा। फिर लिख लिया है, मिटा देना। फोन गिरा भी बहुत अच्छे जगह में, अब ब्लूटूथ लेना पड़ेगा, यहाँ पे वीडियो के बीच में डालना पड़ेगा, ढीला हो गया। चलो इसके बाद लिखो, कितना नंबर था, 6th पॉइंट ना, नहीं 5th, 5 नंबर, 5 नंबर है मोलैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है, लिखा नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी का बोतल है, उसमें कितना मोल्स सॉल्यूट का डिसॉल्व है, ठीक है। हम लोग एकदम 9th क्लास में पढ़ना था, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कौन निकाला था, एवोगाड्रो निकाला था ना, एमिडियो एवोगाड्रो। 1 मोल में कितना होता है, थोड़ा सा बता ही देते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब इतना सारा, ये कितना सारा है, अगर 6 के बाद ये पॉइंट हटा दिया जाए तो ये 2 के बाद 20 तो जीरो लगेगा, क्या लगेगा, 20 तो जीरो लगेगा। मतलब इतना सारा एटम्स अगर एक साथ आता है तभी उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। मतलब ऐसे कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको अगर थोड़ा सा इलाबोरेट कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास को हम लोग W दे देते हैं, बाई मोलर मास mm कर देते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ है, और वो देगा ही, ठीक है, मिलीलीटर में अगर दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इसका फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चल जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो इसको। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ ये वाला, अच्छा ठीक है बता दे रहे हैं। देखो ये जो लिखे है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जो है, ये क्वेश्चन में गिवन मास मतलब गिवन ही रहेगा, या तो निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि मानकर चलो तुमको क्वेश्चन में दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, सपोज करो एक सॉल्यूट दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मोलर मास तुमको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में याद रखने ट्रिक है, जो मेटल्स है, पहला फर्स्ट और सेकंड में जो मेटल्स है, अगर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो उसको डबल करने से ही उसका मास नंबर आ जाता है। हाँ ऑड रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सोडियम का ले लो, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो 11 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तब 23 आता है, ठीक है। लेकिन सबके लिए नहीं है, 13 14 15 16 वाला ग्रुप में चल जाएंगे तब ये वैलिड नहीं है, पहला 2 के लिए है, ठीक है। तो ये मोलर मास है, ये जो निकालेंगे ये हम लोग खुद कैलकुलेट करके निकालना होगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब यहां पे सॉल्वेंट लिख देना है, सॉल्वेंट दिख रहा है, सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में, मतलब 1 केजी अगर पानी लेते हैं, 1 केजी पानी में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये 1 लीटर में बात कर रहा था, 1 लीटर सॉल्यूशन में बात कर रहा था, ये 1 केजी सॉल्वेंट में बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, सो मोलैरिटी क्या बोल रहा था, मोलैरिटी बोल रहा था 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ये क्या बात कर रहा है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला को अगर लिखेंगे पूरा, स्मॉल m इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू, अगर ये ग्राम में दिया गया है, ठीक है, तो ऊपर में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और ये याद रखना है, ये किसका है, ये सॉल्वेंट का है। ठीक है, यूनिट लिख लो। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, नीचे केजी है, नीचे मोल्स है, मोल पर केजी। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे, एनसीईआरटी में कुछ कुछ यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ रहता है, कोई कोई बुक में या तो ए बी या तो 1 2 लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी लेके चलेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ठीक है, बी क्या है याद रखना है, सॉल्यूट है। ए क्या है, सॉल्वेंट है। ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम लोग कुछ भी ले सकता है। नहीं याद आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल वाइज करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। 7 नंबर हो गया ना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स तो नहीं है, एक तरीके से काई बोला जाता है, तो एक्स ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान के चलो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए और बी मौजूद है। हम लोग बी क्या ले लिए हैं, सॉल्यूट ले लिए हैं यहाँ। ठीक है, ए क्या लगेगा, तब ए क्या होगा, ए बी सॉल्यूट है, बी सॉल्यूट है तो ए ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट होगा क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने बोला, मतलब सॉल्यूट का निकालने बोला, क्या खा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने बोला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। क्या है डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो रेशियो है। ठीक है, रेशियो है उस कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट का। ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। सेम तरीके से हम लोग एक्स ए का भी निकालेंगे। ठीक है, बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। टोटल क्या होगा फ्रैक्शन का, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल 1 होता है। तो अगर ये निकल गया है तो उसको माइनस करने से ये भी निकल जाएगा। ठीक है, लिख लो, नीचे दिख रहा है ना, थोड़ा सा कटा है लेकिन दिख रहा है। मोल फ्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, बताओ कोई डाउट है तो बताओ। मोलरिटी हो गया ना, चलो 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो, नॉर्मेलिटी। ठीक है, देखो ये भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में आता है, मोलरिटी के बाद मोलरिटी फिर नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आवाज मत करो, आवाज मत करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें एक दिक्कत है, जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एक ही फॉर्मूला से निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको हमको अलग से फॉर्मूला लिखना होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल्स टू क्या है इसका फॉर्मूला, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये गिवन रहेगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, या एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, या एक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो इसको हम लिखने देंगे, ध्यान से सुन लो पहले। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी 1 लीटर में मेजर करता है, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस है।
ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। हम इसको याद कैसे रखेंगे, मेन चीज हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का है तरीका कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, उससे कंपेयर करके याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। हाँ, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास निकालना होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको इक्विवेलेंट मास लिखना होता है। बाकी देखो दोनों में सेम, ये भी गिवन मास है, ये भी गिवन मास है, बस ग्राम इक्विवेलेंट है बोल के इक्विवेलेंट मास लिखना पड़ा। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको निकालेंगे कैसे देख लो, पहले फिर टाइम देंगे लिखने का। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, सपोज करो अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें हमको एसिड डाल दिया है, ठीक है, सपोज करो HCl, सबसे सिंपल एसिड ले लेते हैं, वो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा ना, टूटेगा। तो एसिड्स का हम लोग क्या चेक करते हैं, एसिड का हम लोग चेक करते हैं बेसिसिटी। क्या चेक करते हैं, बेसिसिटी चेक करते हैं। बेसिसिटी क्या है, एक एसिड के मॉलिक्यूल से कितना H प्लस निकल रहा है, क्या है, एक एसिड के मॉलिक्यूल से जब वो डिसोशिएट हो रहा है कितना H प्लस निकला, इससे एक निकला, एक निकला ना, तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। 2 H प्लस निकलेगा तो क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। 3 निकलेगा तो ट्राई बेसिक, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये 1 जो H प्लस निकला, ये इसका वैल्यू है, ये वैलेंसी फैक्टर या एक फैक्टर का वैल्यू है, ठीक है। ये 1 का, यहाँ 1 आ जाएगा, HCl का मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 प्लस 35.5, तो 36.5 इसका मोलर मास हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ गया, उसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, गिवन मास दिया रहेगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में बेस दिया रहे, बेस दिया रहे, तो बेस में मान के चलो हम लोग NaOH ले लेते हैं, ये किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा ना। तो OH माइनस कितना निकला इसमें, OH माइनस कितना निकला, एक निकला ना। तो हम लोग बेस के लिए एसिडिटी चेक करते हैं, एसिडिटी कितना है, एक निकला है, मतलब मोनो एसिडिक है, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्ट्स लेंगे, सॉल्ट्स जैसे कि मान के चलो सपोज करो MgCl2 ले लेते हैं, किसमें टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब एसिड्स में हम लोग बेसिसिटी चेक करते हैं, बेस में हम लोग एसिडिटी चेक करते हैं, और सॉल्ट्स में इसके ऊपर कितना चार्ज आया, मेटल के ऊपर कितना चार्ज आया वो चेक करते हैं, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा नॉर्मेलिटी कंप्लीट, ठीक है। अब लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नॉर्मेलिटी में कोई डाउट है तो बताओ। आरुष क्लियर है ना, नॉर्मेलिटी ज्यादा नंबर का भी आएगा और लंबा प्रोसेस है उसको निकालने के लिए, इसीलिए ध्यान से देख लो। हमको सॉल्यूट पे नजर रखना होगा कि कौन सा सॉल्यूट दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, लास्ट है फॉर्मेलिटी। ये बस नाम जैसा है तो पढ़ते भी हम लोग वैसे ही है, फॉर्मेलिटी के लिए, किताब में है तो बस पढ़ लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नहीं वो बस मेंशन्ड है बोल के पढ़ रहे हैं हम लोग बस न, ये वाला इसका इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि कोई भी फॉर्मूला का, अगर हम लोग सॉल्ट का या किसी का भी फॉर्मूला का अगर मास निकाल रहे हैं, ठीक है, वो मास को हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से पुट करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला का मास निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के वॉल्यूम ऑफ लीटर का वैल्यू डाल देना है, ठीक है। चलो कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
हो गया, लिख लिया है, मिटा दे ये लाओ। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, है ना? चलो अभी हेडिंग लगाओ, डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है? हाँ, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है? मेरे पास मान के चलो एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन हम बनाए हैं, ठीक है? सॉल्यूशन बनाया है हम लोग M1 और V1 का। ध्यान से देखो, यहां पे एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है? उसका मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी बाई वॉल्यूम। नहीं, गलत लिखे हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। N इक्वल्स टू M1 बाई V, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? रुको एक मिनट, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सही है। M1 इक्वल्स टू NV1, हाँ ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। अब मान के चलो डाइल्यूशन का क्या मतलब है? ये एक हम टेस्ट ट्यूब लिए और इसमें कुछ हम लोग क्या ऐड कर दिए? वाटर ऐड कर दिए। जैसे दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, ठीक है? क्या करता है? तो क्या फायदा है? तो वॉल्यूम बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है ना? तो वॉल्यूम बढ़ाता है तो मेरा ये चीज और ये चीज डिस्टर्ब होगा। क्या ये डिस्टर्ब होगा? मान के चलो एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी डाले, ठीक है? 1 गिलास पानी लिए, 1 चम्मच चीनी डाले, घुल गया, सॉल्यूशन बन गया। उसमें और 1 गिलास पानी मिला दिए, बड़ा बीकर ले लिया, उसमें और 1 गिलास पानी मिला दिया। क्या चीनी का क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? क्या चीनी घट जाएगा? 1 चम्मच चीनी से आधा चम्मच चीनी हो जाएगा? चम्मच 1 ही चम्मच रहेगा, पहले मिठास कम हो जाएगा, वो अलग बात है। तो मेरे पास नया वाटर ऐड करने पे नया एक सॉल्यूशन बना जिसका मोलरिटी है M2 और यह है V2, ठीक है? क्या है? M2 इक्वल्स टू NV2 है। दोनों में देखो ये मेरा क्या है? N कांस्टेंट है, तो N इक्वल्स टू M1V1, यही लिखना चाह रहे थे, N इक्वल्स टू M2V2, ठीक है? ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, दोनों में ये पार्ट सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन में? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये क्वेश्चन कैसा देता है? बोलेगा कि एक मोलरिटी, एक मोलर सॉल्यूशन है, मान के चलो 2 मोलर सॉल्यूशन है जिसका 50 ml वॉल्यूम है, उसको में और पानी ऐड किया गया तो 100 ml सॉल्यूशन बना, तो बताओ M2 कितना है? ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ में आया ना? एक 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन मेरे पास 50 ml मौजूद है, उसमें और 50 ml पानी मिला दिया हम लोग, तो नया M2 बनेगा ना, तो वो M2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है? अच्छा, कुणाल आने का था, कुणाल नहीं आया। हो गया, लिखो। हो गया, चलो मिटा रहे हैं। ये गिरा था तो इसमें ढीला नहीं ना हो गया था? हाँ, पता चला वीडियो हो रहा है, आवाज ही नहीं जा रहा। ठीक है, देखा गया। अब हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड हो जा रहा है सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है? हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशन पढ़े, तो सॉलिड जब लिक्विड में घुलेगा तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? पहले तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन लिखो, बता रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखो।
लिखो, solubility of a substance, solubility of a substance, solubility of a substance at a given temperature, solubility of a substance at a given temperature is defined, 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 defined as the amount of solute, as the amount of solute, as the amount of solute that dissolved in a given amount of solvent, that dissolved in a given amount of solvent, given amount of solvent to form a saturated solution, form a saturated solution. ठीक है, तो डेफिनेशन का क्या मतलब है? हम लोग मान लेते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोले हैं, मान के चलो कि हम लोग 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल पा रहा है वो उसका सॉल्युबिलिटी है, उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मान के चलो तुम 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, 1 चम्मच चीनी दिया, घुल गया, 2 चम्मच चीनी दिया, वो भी घुल गया, तीसरा चम्मच चीनी दिया, वो भी घुल गया, पर चौथा चम्मच चीनी जैसे ही तुम डाल रहा है, देख रहा है वो चीनी नीचे में बैठ गया है और घुल नहीं रहा है। मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अब घुलने का प्रोसेस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप रहता है, उसमें जाके सॉल्यूट का पार्टिकल्स जाके जगह ले लेता है। अब वो जगह ही नहीं बचेगा तो सॉल्यूट कैसे घुलेगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हेडिंग लगा दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है? ठीक है, पहला लिखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब आयनिक कंपाउंड अगर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अभी पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब है? पोलर सॉल्वेंट हम लोग वाटर को बोलते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं? किसको भी ले लो, केरोसिन ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, बेंजीन टॉल्यूइन ले लो। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होगा। कोई देखा है वो रील देखा है जिससे थर्मोकॉल पेट्रोल में घुल जाता है? थर्मोकॉल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, और वो पेट्रोल भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो उसी में घुलेगा। क्या थर्मोकॉल पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। पानी में चीनी घुलेगा, चीनी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट फिर भी घुलता है। ठीक है, तो वो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही याद रखो कि कोई भी सॉल्ट जो है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया या KCl हो गया या मेरा NaCl हो गया, वो पानी में घुलता है, मतलब वो पोलर सॉल्वेंट है। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो उसमें 2 फैक्टर है। ए में लिखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, 2 फैक्टर है इसमें, क्या कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में लिख लो NH4Cl, NaNO3, KCl, AgNO3 और Ki। ठीक है, तो ये सब जो सॉल्ट्स है वो अगर हम लोग पानी में घोलते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। समझ में आया क्या मतलब है? क्या बोलना चाह रहे बोलो? देखो सिंपल, मम्मी को कभी चीनी का चाशनी बनाते देखा है? मम्मी चीनी का चाशनी बनाते उसमें क्या करती है? तो चीनी हम बार बार बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मम्मी स्टोव ऑन की, 1 गिलास पानी डाली और उसमें उतना ही चीनी डाली, फिर उसको हीट करती है और मूव करते रहती है ताकि चीनी जल्दी घुले। ठीक है, हाँ, ज्यादा हीट करने पे वो रेड हो जाता है। हम जो एग्जांपल दिए ना कि चौथा चम्मच चीनी नहीं घुल रहा है, उसको अगर तुम हीट करोगे तो वो घुल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ा? सॉल्युबिलिटी बढ़ा। ठीक है, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये लोगों का ग्राफ ऐसा बनता है,
सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ लेंगे, ये लोगों का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइप, अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग रहता है, तो ग्राफ थोड़ा ऐसे बनता है ये लोगों का, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है बी, बी फैक्टर है मेरा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ सॉल्ट्स है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाता है सॉल्युबिलिटी और नहीं घुल पाता है, ठीक है। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है Li2SO4 Ce2SO4 होल 3, ठीक है। और कुछ कैल्शियम का सॉल्ट होता है ऑर्गेनिक एसिड का, तो नीचे नहीं लिखा है, नहीं दिखेगा, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लिख देना। ये लोग होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लोग का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। तो यहां तक लिख लो, उसके बाद एक पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगा। हो गया ना? नेक्स्ट लिखो, solubility shows irregular behavior, irregular behavior with temperature, increase in temperature, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है? इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे irregular behavior, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर बिहेवियर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है FeSO4.7H2O या CaCl2.6H2, ठीक है। मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़े थे ना हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लास 10 में, या हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। तो ये लोग को जब हम लोग सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो कुछ दूर तक बढ़ेगा ये लोग, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घट जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जब ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे इस टेम्परेचर को वो आगे बढ़ेगा तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाता है, इसलिए फिर बढ़ता है, फिर इस पॉइंट पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग? हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे तो वो क्रिस्टल से पानी निकलेगा ना। अगर ये क्रिस्टल है मेरे पास, इसको अगर हीट करेंगे तो उससे पानी निकलेगा ना, तो इसका सॉल्युबिलिटी वैसे ही होता है कि बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो धीरे धीरे कम होते रहता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, वह है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर हम लोग सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं तो नो इफेक्ट बोल के लिख दो, क्योंकि सॉलिड में प्रेशर का देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चीनी और पानी को घोल रहे हैं और उसको प्रेशर दे रहे हैं, जल्दी थोड़ी घुलेगा, जल्दी नहीं घुलता है। सॉलिड में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो चलो चलो, बात नहीं। कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? साढ़े 1 घंटा हो गया? बाप रे, पता भी नहीं। अभी तो बहुत है, अभी आएगा हेनरी लॉ, अभी 1 मिनट बाद। देखो अब हम लोग लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इंक भरना होगा। गैस इन लिक्विड मतलब हमको गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड में, तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, कैसा ले रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ गैस होता है जैसे N2, H2, O2, हीलियम, ये सब लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेस सॉल्युबिलिटी शो करता है ये सब गैस। और दूसरा होता है जैसे कि NH3 या SO2, ये सब क्या होता है? मोर सॉल्युबल होता है, क्योंकि जनरली ये लोग क्या करता है, ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड या कुछ सॉल्ट्स बना लेता है, ठीक है, इसलिए ये लोग मोर सॉल्युबल होता है।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि उबलता हुआ पानी को देखो। पानी जब उबालता है क्या होता है, देखना बॉइलिंग जब होता है बबल्स निकलता है ना, उसके फॉर्म में छोटे 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 कंटेनर से होते हुए, ठीक है। वो क्या है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर सॉलिड के लिए दो केस पढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, दो केस। लेकिन गैस के लिए कोई दो केस नहीं है, ऑलवेज क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है गैस का, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब सॉल्यूबल जब गैस हो रहा है वो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, तो उसको टेम्परेचर देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, गैस बाहर आ जाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर में है हेनरीज लॉ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां लिखा रहे हैं, थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर होने पे क्या होता है, ऑलवेज याद रखो कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है ऑलवेज, ठीक है। तो इसी पे हेनरी एक लॉ बनाया, हेनरीज लॉ बनाया। क्या बनाया, बोला कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व, कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है वो उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर उस पर लगाया जा रहा है। तो वो एक तो सिंपल पिस्टन के द्वारा समझाता है कि एक मेरे पास पिस्टन है, यहां पे वाटर है, क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर कुछ गैस के पार्टिकल्स है। जब इस पिस्टन के ऊपर हम लोग प्रेशर देंगे, ठीक है, जब हम लोग पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये बढ़ेगा तो मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होगा इसके अंदर, डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, हम लोग कांस्टेंट लाते हैं K इक्वल्स टू P, तो इसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, याद रखो, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है सेम टाइम, हेनरी भी एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम टाइम क्या किया, थोड़ा आगे पीछे सालों में डाल्टन भी एक एक्सपेरिमेंट किया, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, याद रखना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सेम तरीके से किया एक्सपेरिमेंट। वो थोड़ा क्या अलग बोला, हम लोग जो इसमें जो गैस जो डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, मास ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन से नहीं समझ सकते हैं, जो गैस इसके अंदर पानी में डिसॉल्व हो गया उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से समझ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो वो क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो वो एक कांस्टेंट लाया KH इक्वल्स टू P, और यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, और ये क्या है, ये है मेरा हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि हेनरी पहले था जो निकाला था, इससे जो कांस्टेंट है वो उसके नाम में पड़ गया, ठीक है, दिख रहा है ना यहां तक, यहां दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट टाइम्स प्रेशर। समझ में आ गया, यहां पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, ध्यान से देख लो। चलो मिटा रहे हैं, दोस्त लोग जब चिढ़ा रहा तो उसको सहो, नहीं सहेगा तो मैनेजर का नहीं सह पाएगा। कंपनी में तो सबके सामने के चिल्ला देगा, कुछ करेगा तो छोड़ देगा नौकरी, फिर तो कैसे चिल्ला दिया मेरे ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या है कि इंसान कोई भी चीज बनाता है तो गलती तो होगा इसमें, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, अब हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है, हाँ, अच्छा, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज का जो लॉ बनाया है उस पर गलती कहां कहां है या कहां उसका लॉ वैलिड नहीं है। पहला बात है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें इसका लॉ जो है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सॉरी लो तो टेम्परेचर होगा, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर में इसका लॉ वैलिड नहीं होता, मतलब हेनरी का जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है, ठीक है, याद रखना, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वैलिड नहीं है। सेकेंड पॉइंट,
गैस मस्ट नॉट बी हाईली सॉल्यूबल, गैस मस्ट, ये आता है थ्योरेटिकल में, गैस मस्ट नॉट बी हाईली सॉल्यूबल, मतलब गैस को हम लोग प्रेशर चेक करेंगे, मतलब एक पिस्टन लिए हैं, प्रेशराइज करेंगे, चेक करेंगे तभी ना। अब देख रहे हैं कि गैस को वाटर के साथ कांटेक्ट आने पे तुरंत घुल जा रहा है, तो उसका टेस्ट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाईली सॉल्यूबल गैस नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नीदर द गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट्स, नीदर द गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, मतलब जो गैस डाल रहे हैं, सिंपल एक एग्जांपल अगर लेते हैं, SO2 प्लस H2O रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4, ठीक है। तो ऐसा गैस नहीं रहना चाहिए कि हम सॉल्वेंट में डालें और वो रिएक्ट कर गया और उसको फिर प्रेशर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो गैस ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। 3 ही पॉइंट है इसका। इसके बाद लिखना है एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ का यूज कहां कहां है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। पहला पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोका कोला, माउंटेन ड्यू बनता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, ठीक है। जो हम लोग जो स्प्राइट पीते हैं या माउंटेन ड्यू पीते हैं, क्या रहता है उसमें बताओ तो? सोडा वाटर मिलता है ना मार्केट में, सोडा वाटर में क्या है, पिया है कभी, टेस्टलेस होता है, ठीक है, सिर्फ झाग लगता है वो। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितना भी है, कभी कभार हम लोग पीते हैं ना, वो पिज्जा लेते हैं और कोका कोला पी रहे हैं, खाना के साथ साथ तो कभी नहीं पीना चाहिए। मजा तो आता है, खराब चीज ही, मजा आता है, मजा तो आता है, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म, कभी तो एक दिन हो गया ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं, मेरा बॉडी स्टोमक भी HCl प्रोड्यूस करता है, और वो जो लेते हैं वो भी एसिड है, ठीक है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस है क्या एक्चुअली में, जब हम लोग H2O और CO2 को कंप्रेस करके डालते हैं, कभी स्प्राइट को हिला के उसका बोतल खोलना, आधा मटेरियल बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों को आपस में रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो एक्चुअली वो एसिड है, पी रहे हैं, उसमें मेरा बॉडी बहुत तरीके से हार्मफुल होता है। एक मेरा टूथ इनेमल जो है वो घुल जाता है उसमें, ठीक है, तेरे दांत किचकिच नहीं करता थोड़ा सा, हाँ, तो उसमें दांत का जो ऊपर का लेयर जो है ना, दांत का जो ऊपर का लेयर वो निकल जाता है, इसे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। साथ में किसी को अगर एसिडिटी का बहुत दिक्कत है तो उसको तो और नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद तो एसिड हो गई और उसमें तुम और एसिड ले रहा है, ठीक है, तो मत ही कंज्यूम करो तो अच्छा है, ठीक है। तो हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, ठीक है, जो उसका जो प्रेशर मैकेनिज्म आता है, एक नेशनल ज्योग्राफिक में एक आता था फूड फैक्ट्री बोल के, उसमें दिखाता था कि हर एक खाना वगैरह कैसे बनता है, तो उसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस में दिखाता है कि कैसे वो लोग बना रहे कोल्ड ड्रिंक्स को। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स देखा है ना, स्कूबा डाइवर्स के पीठ में एक सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। अब उसमें क्या दिक्कत होता है, देखो उस सिलेंडर में पहले N2 और O2 का मिक्सचर किया रहता है। अब सिलेंडर क्या रहेगा, हम लोग जब हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ना ले रहे हैं, हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सहेल कर रहे हैं तो एयर को ही एक्सहेल कर रहे हैं, बट क्वांटिटी CO2 का ज्यादा है। हम जब इनहेल कर रहे हैं तो उसमें लंग्स का ये कैपेसिटी है कि उससे सिर्फ O2 को ही ले सकता है, बट सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में जो हम लोग लिए हैं उसको हम लोग एयर जैसा लिक्विड को या एयर जैसा गैस को हम लोग मिमिक किए हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और O2 दोनों उस सिलेंडर में रहता है। अब ये जब पानी के अंदर रहता है, ठीक है, ये मान के चलो एयर है, ये डीप वाटर है, वाटर के अंदर में गया, वाटर के जितना अंदर जाते हैं क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें नाइट्रोजन भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन तो होता ही होता है, लेकिन लंग्स क्या करता है, हाई प्रेशर में नाइट्रोजन को भी डिसॉल्व कर देता है। अब ये तो पूरा जिंदगी भर नीचे रहेगा नहीं, तो ऊपर आएगा ना, जैसे ही ऊपर आएगा तो ब्लड वेसल में क्या होता है, प्रेशर कम होने पे ही नाइट्रोजन का बबल बन जाता है, ब्लड के वेसल में क्या बन जाता है, नाइट्रोजन का बबल्स बन जाता है। अब वो बबल्स जैसे ही बनता है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है। इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंड्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको मतलब क्या हटाने के लिए ऐसा ना हो, एक गैस टू अवॉइड 11.7% हम लोग हीलियम मिलाते हैं, याद रखना, मिक्सचर दिया हुआ रहेगा 11.7% हीलियम, 56.2% N2 और 32.5% O2, इसका मिक्सचर बना के हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। जब हीलियम को डाला गया तब ये बेंड्स वाला जो सिचुएशन हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यहां लिखवा देते हैं। थर्ड पॉइंट, कभी तुम लोग वो हिल क्लाइंबिंग वगैरह किया है, पहाड़ चढ़ा है, तो नॉर्मल पहाड़ हम लोग चढ़े भी होंगे तो कितना ही चढ़े होंगे, ठीक है, कहां चढ़ा है, अरे ये सब नहीं, पारसनाथ गया है कभी,
कभी अगर फिटनेस चेक करना है तो पारसनाथ जाओ, ठीक है, सोलू से, फिर वैष्णो देवी जाओ, फिर केदारनाथ जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, पारसनाथ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, तुमको दिक्कत होगा केदारनाथ वगैरह में जब जाएगा, वो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में है ना। तो हम लोग जब हाई, नहीं नहीं, मतलब झारखंड दलमा जमशेदपुर का वो मतलब हो गया पारसनाथ, वो चढ़े हैं। हाँ, वो एक ट्रांजिशन ट्यूटोरियल में एक स्टोरी नहीं डाले थे पारसनाथ का, फिर यूट्यूब का लिंक दिया हुआ था। नहीं नहीं नहीं, पुरुलिया में नहीं है वो, गिरिडीह 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 में। तो कभी भी हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में जब चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कोई भी जगह का, उस जगह का प्रेशर, हवा लाइट होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, उस पर्टिकुलर प्रेशर में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग जो सांस लेता है, आदमी हांफने लगता है, ठीक है, जोर जोर से सांस लेता है, ताकि जो बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो पूरा हो सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन में या तो ऑक्सीजन ठीक से पहुंचता नहीं है, तो हमको चक्कर आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हिमालय में कोई जब चढ़ता है तो लोगों का नाक फट के खून निकल जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लड में जो प्रेशर है वो बाहर का प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो नाक का जो नस होता है वो बहुत पतला होता है, वो फट जाता है, खून निकलने लगता है, ठीक है। मतलब बाहर का प्रेशर बहुत कम हो गया उस हाई ऑल्टीट्यूड में। तो इसको, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को जो बॉडी में होता है उसको हम लोग एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, जब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीजेस, लिख लो शॉर्ट में, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है डिक्रीज हो जाता है, O2 डिसॉल्व नॉट प्रॉपर्ली, लिख दो, O2 प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण से ब्लड में जो है वो कम घुलता है, ठीक है। हो गया एक पार्ट, चलो लिख लो, इसको लिख लो। क्या पहाड़ वहां जा सकते हैं, पहाड़ वहां खुल गया है ना, वो तो घूम लिया, दिसंबर में करें, जनवरी में तो प्री बोर्ड है ना तुम लोग का, दिसंबर लास्ट 31, 25, 31, 25, 31 ऐसे करेंगे। क्या दसम खोल रांची, चलो लिख लिया ना। जुबली पार्क में तो थर्ड क्लास है, चलो चलो देखो इधर ध्यान दो, हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत टच करके निकल रहे हैं। दो टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एक सब्स्टिट्यूशनल और एक इंटरस्टिशियल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मेरे पास जैसे कि मानकर चलो ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूट डालना है, तो सॉल्यूट क्या करता है, जब इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को हटा के सॉल्यूट अपना जगह ले लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। और इंटरस्टिशियल क्या होता है, मान के चलो ऐसा एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप है ना, इस गैप के अंदर जब सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाए, सॉल्यूट का पार्टिकल छोटा होगा, इसमें जब आ जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का वर्ड ही मतलब है गैप, एटॉमिक लेवल में गैप दिखेगा नहीं आंखों से, लेकिन एटॉमिक लेवल में जो गैप रहता है जब उसमें आ जाता है सॉल्यूट, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, इसको मिटा देंगे, हो गया ना। राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन लिखो, दिखा रहे हैं, लिखो राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन, लिखो। एट ए गिवन टेम्परेचर,
लिखो लिखो, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? मतलब वेपर बन जाता है जो, ठीक है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, द पार्शियल वेपर प्रेशर को वीपी लिखो, ऑफ ईच कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, partial vapor pressure of each component is the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction, pure component and its mole fraction। हाँ हो गया। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में A प्लस बी का सॉल्यूशन बनाए, और गौर करने का क्या चीज है, दोनों ही लिक्विड है और दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। A और B क्या है, दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों वेपर्स बनाएगा ना। मान के चलो ये A का वेपर्स है और मान के चलो ये B का वेपर्स है, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड चेंबर लिए हैं, तो ये दोनों गैस दोनों अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वॉल्स के चारों तरफ गैस क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है ना, तो गैस चारों तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वॉल्स के अंदर इधर उधर मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझाया गया है कि P ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड P ऑफ B इक्वल्स टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। अभी देखो देखो, अब देखो प्रेशर ऑफ A, ये A का है, ये B का है, A कितना प्रेशर लगा रहा होगा, कैसे समझेंगे, मोल फ्रैक्शन कितना मौजूद है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेशर A कितना लगाएगा। P नॉट A क्या होता है, P नॉट A होता है जब हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें सिर्फ A मौजूद है, A मौजूद होगा तो A का ही वेपर्स बनेगा ना चारों तरफ। जब प्योर सॉल्वेंट A है, मतलब प्योर स्टेट सिर्फ A मौजूद है, तब जब वेपर बना रहा है तब कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है, वो P नॉट A एग्जर्ट कर रहा है। जब प्योर लिक्विड B है तब कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो P नॉट B एग्जर्ट कर रहा है। अब इसके टाइम्स कि इस सॉल्यूशन में B कितना मौजूद है, टाइम्स PB होगा, उतना प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा। बात समझ में आया ना। सिंपल भाषा में समझ लो कि जो बॉडी बिल्डर नहीं होता है, क्या बोलते, बम्पर, अरे क्या बोलते हैं वो लोग, बाउंसर। तो मान के चलो वो लोग, एक जन का कैपेसिटी 200 केजी लिफ्ट करने का है, ठीक है। तो हमको उसका कैपेसिटी पता है ना कि वो 200 केजी लिफ्ट कर सकता है, तो 4 जन होगा तो कितना केजी लिफ्ट करेगा, सिंपल हिसाब मल्टीप्लाई किया ना। बात इसमें वही है, ये जो 4 है वो मोल फ्रैक्शन है, और जो एक का जो 200 केजी लिफ्ट करने का जो कैपेसिटी है वो ये है। मतलब जब प्योर सिर्फ अकेले A है तब वो इतना प्रेशर लगा रहा है, जब सॉल्यूशन कर दिए तो उसके कैपेसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना क्वांटिटी वो मौजूद है, ठीक है। क्या रूस समझ में आ रहा है ना, हम यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं ना। ठीक है, अभी डाल्टन्स फिर बीच में घुसेगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो क्या बोलता है कि इसमें ये वाला एरिया, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला गैसियस सेक्शन में जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है, P टोटल है। P टोटल किसके किसके वजह से है, P ऑफ A के वजह से और P ऑफ B के वजह से है। P ऑफ A क्या है, P ऑफ A इज P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। ये राउल्स बोला, ये डाल्टन्स बोला, ये वाला डाल्टन्स बोला। अब हमको देखो, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट करते हैं कि P नॉट A को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब ये वाला पार्ट में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। P नॉट A माइनस, माइनस नहीं लिख के यहां प्लस लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B P नॉट B माइनस P नॉट A, ठीक है। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब ये सिर्फ B के लिए प्रेजेंट में हम लोग सोच रहे हैं, सिर्फ B है, B को लेके सोच रहे हैं, तो क्या B के लेके सोचेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, A को लेके सोचेंगे तो यहाँ 1 माइनस x से लिख देंगे, ठीक है। बाकी तुमको बस जो फॉर्मूला याद रखना है वो तुमको यही फॉर्मूला याद रखना है,
बाकी तो वो न्यूमेरिकल के अनुसार हम लोग बना सकते हैं जिसका जैसा जरूरत होगा। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ, ये याद रखना है, ये कैसे आ रहा है याद रखना है, और ये कैसे आ रहा है, बस ये तीन चीज तुमको याद रखना है। समझ में आया? चलो अब राउल्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो समझ लेते हैं। ग्राफ, ठीक है, कितना कंपोनेंट मौजूद है? मौजूद कितना कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट, ए और बी मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग इस जगह में क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 का मतलब क्या होता है? ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 मतलब क्या है? ए ही है, बी है ही नहीं, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये वाला ग्राफ बहुत जन को समझने में दिक्कत होता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो गया? 0 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब प्योर बी है, इधर क्या है? प्योर ए है। अब बताओ, जब प्योर ए है तब इसका कुछ पी नॉट ए प्रेशर रहा होगा, जब प्योर बी है तब इसका पी नॉट बी प्रेशर कुछ रहा होगा। अब ये दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दो आपस में, दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दो, ये वाला क्या निकलेगा? टोटल प्रेशर निकल के आएगा, ठीक है। क्या मतलब बोरिंग लग रहा है? नहीं लगता है? लेकिन बैठने का आदत रखना होगा। 8 घंटा कैसे बैठेगा कंपनी में? आईटी मिल जाएगा तो 8 घंटा तो उठ ही नहीं पाएगा। ये हो गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:17। 12 बजे तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको लटका के रखेंगे तो फिर वीडियो को ज्वाइन करना होगा ना। हाँ कभी भी आके कर लो, एनसीईआरटी को कंप्लीट रखो हमेशा, ठीक है। ये लिख लिया ना? ये था लिक्विड इन लिक्विड, अब हम लोग सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड हो गया है, देखो लिख लो कंप्लीट करो, लिखते रहो, लिखोगे नहीं तो फिर नींद आएगा। কি এনেছো? ফোন ওখানে রেকর্ডিং চলছে, কি এনেছো? ও এখন এখন পরে খাবো আমি। चलो मिटाए मिटाए। अरे वीडियो चलते चलते फोन आ जाता तो ऑडियो बंद हो जाता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? साला सैमसंग। चलो अब हेडिंग लगाओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब एक कंपोनेंट सॉलिड है, एक कंपोनेंट लिक्विड है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके वजह से आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वजह से आएगा, क्योंकि सॉलिड तो मेरा वेपर फॉर्म होके प्रेशर देगा नहीं ना। चीनी को घोलेंगे, नमक को घोलेंगे तो वो क्या वेपर होता है? नहीं होता है, वो तो सॉल्यूशन में ही रहेगा। वेपर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। तो हम लोग जानते हैं P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है? ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट की वजह से मेरे को इसको सॉल्यूट से सॉल्वेंट में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट A, इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे लेके आ जाएंगे। P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट A इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, हो गया, ठीक है। इसको इधर, हाँ इसको इधर लेके आएंगे और इसको पूरा को उधर लेके आएंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट A। अच्छा हमको ये बताओ, ये क्या है? ये जो P ऑफ A बाई P नॉट A आया, ये क्या है? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? P नॉट A ऊपर जाएगा, माइनस P ऑफ A होगा, डिवाइडेड बाई P नॉट A होगा, ये मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा।
ये क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये फॉर्मूला भी है, यही फॉर्मूला तुमको लगाना है जब कोई एक सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, तब ये फॉर्मूला तुमको लगाना है। ये क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? मतलब हम लोग सिंपल भाषा में अगर समझाते, इसको समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये लिक्विड है, ये पानी है। पानी में क्या हुआ, पानी में मेरा सॉल्यूट आके कुछ जगह ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे से अगर हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो इसमें मान के चलिए सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, सपोज करो। क्या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहां से बाहर जा पाएगा? क्या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहां से बाहर जा पाएगा? यहां से जा पाएगा? ये क्या कर रहा है, सॉल्यूट इसको रुकावट पैदा कर रहा है, वेपर फेज में आने नहीं दे रहा है। मतलब अगर हम लोग इसमें सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा ठीक से। चलो इसको लिख लिया, लिख लो इसको। उसको वैसा हम लोग नहीं समझ सकेंगे, उसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए, ठीक है। हम लोग वेपर तो देखो कोई भी टेम्परेचर में होता है। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मापने जाएंगे ना, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आगे में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल जो कुल्फी वाला आता है ना, कुल्फी वाला, वो अपना बर्फ में पूछना, बर्फ में नमक मिलाता है, क्यों? हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको घटाने के लिए नमक मिलाया जाता है, ठीक है। साइंस उसको पता है, तुम लोग भी सीखो। ठीक है, अभी यहां पे एक केस हम लिखवा रहे हैं। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, ध्यान से देखो ये वाला राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गैस इन लिक्विड, ठीक है। नहीं, ये शायद नहीं पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक दूसरे तरीके से, वेरी मच वोलेटाइल लिक्विड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, वेरी मच वोलेटाइल लिक्विड। अगर पेट्रोल को रखेंगे तो तुरंत 2 सेकंड बाद देखेंगे भाप बन जाता है, ठीक है। तो गैस क्या है, वेरी मच वोलेटाइल लिक्विड है, याद रखना, ठीक है। इस केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, P इक्वल्स टू P नॉट उस गैस का टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और गैस इन लिक्विड के लिए हेनरी भी क्या बोला है, प्रेशर इक्वल्स टू KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला देखो सेम है, ये दोनों को छोड़ के। अगर ये P नॉट और ये KH बराबर हो जाए तो क्या ये स्पेशल केस नहीं हो जाएगा? मतलब दोनों फॉर्मूला हेनरीज लॉ और तुम्हारा राउल्ट्स लॉ बराबर हो गया। कब? जब ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। चलो लिखो इसको, इसका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके बाद एजियोट्रॉप थोड़ा सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर वेंट ऑफ फैक्टर, खत्म। हाँ, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ गया। और तुम्हारा 1 2 3 4 पेज, 4 पेज खत्म। चलो लिख लिया है, लिखो लिखो, कंप्लीट करो। आइडियल नॉन आइडियल में थोड़ा सा लिखना है, उसमें लिख रहा है, लिख लिया है। वीडियो चल रहा है ना, वीडियो तो हिसाब से 1.5 घंटा हुआ है, बस यही है कि स्पेस रहे बस। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ना, इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा हो गया है, ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब हेडिंग लगाते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे सायंतो को चिढ़ाता है ना, सायंतो आइडियल बच्चा है, तुम नॉन आइडियल बच्चा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी मेरिट डिमेरिट है। नॉन आइडियल बच्चा बाहर का जिंदगी जी सकता है इजीली, कोई उसको उल्लू नहीं बना पाएगा, चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चढ़ सकता है, ठीक है। आइडियल है पेरेंट्स के हिसाब से और तुम लोग आइडियल है बाहर के हिसाब से,
ठीक है। अच्छा ये मिटा रहे हैं, ठीक है, जगह चाहिए थोड़ा। हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। आइडियल हम लोग किसको बोलते हैं? विच ओबेस राउल्ट्स लॉ, विच ओबेस राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला को एग्री करता है वैसे टाइप के मिक्सचर को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? विच डू नॉट ओबेस राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल पढ़ते सबसे अच्छा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाएगा। दो सॉल्यूशन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एग्जांपल याद रखना है कुछ कुछ, जैसे कि बेंजीन, लिखते रहो, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें एक लिखते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर भी जीरो रहता है, डेल्टा वॉल्यूम भी जीरो रहता है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम भी जीरो रहता है, एंथैल्पी नहीं बोल रहे, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहता है और चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो रहता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर हम लोग सिंपल भाषा में सोचे, हम अगर 10 ml पानी और 10 ml पानी मिलाएंगे तो 20 ml बनेगा ना। लेकिन केमिस्ट्री में ये नहीं होगा। केमिस्ट्री में जब ये हो रहा है मतलब वो आइडियल है। बात समझ में आया? 10 और 10 20 बन रहा है तब वो आइडियल है, पर 10 और 10 अगर 18 बन जाए तब नॉन आइडियल होगा, नेगेटिव डेविएशन में आएगा। और 10 और 10 अगर 25 बन जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। मतलब सॉल्यूशन जब मिला रहे हैं आपस में, क्या हो रहा है सॉल्यूशन में कि जब दोनों आपस में मिला रहे तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो जा रहा है, या तो इतना ज्यादा रिपेल कर रहा है दोनों वॉल्यूम कि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका दो पार्ट है, ये वाला हो गया है ना। इसका दो पार्ट है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? P ऑफ A इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, या फिर ये दोनों केस के लिए सही है, नॉन आइडियल दोनों केस के लिए सही है। नॉन आइडियल में हम लोग बोल सकते हैं कि P टोटल जो है या तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B से ज्यादा है। एक मिनट, P of A is not equals to P not A mole fraction of A and P of B is not equals to P of B mole fraction of B। ठीक है, नॉन आइडियल का क्या मतलब है कि जब ये राउल्ट्स लॉ नॉट इक्वल्स टू हो जा रहा है, ठीक है, तो P टोटल क्या होगा? दोनों को मिला के P टोटल, पॉजिटिव डेविएशन मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B के ज्यादा हो जाएगा। टोटल प्रेशर दोनों को मिलाने से भी उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, और इसमें P टोटल P ऑफ A और P ऑफ B से कम होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हम पर्सनली अभी लिख सकते हैं, P ऑफ A इज ग्रेटर देन P नॉट A से, P ऑफ B इज ग्रेटर देन P नॉट B XB लिख सकते हैं, और इसमें लेस देन करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स है, देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन बनाता है, जैसे कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 प्लस CHCl3। CHCl3 का क्या नाम है? CHCl3 मुंह में ऐसे सुंघा के बेहोश नहीं कर देता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, वो है C2H5OH प्लस H2O। ये सब पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा वैल्यू। अगर थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स से कुछ याद है, अगर एंथैल्पी डेल्टा H पॉजिटिव होता है कि एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? बताओ। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब करना। हम अगर एक सिस्टम है और हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB इंटरेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। AA और BB जो इंटरेक्शन है, ठीक है, AA और BB जो इंटरेक्शन है वो आपस में ही अच्छा है, आपस में तोड़ के AB इंटरेक्शन नहीं बनाना चाह रहा है।
सुनो सुनो क्या बोल रहे हैं, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो है, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, वो दोनों में जो आपस में इंटरेक्शन वो बहुत मजबूत है। दोनों को जब मिला रहे हैं तो नया इंटरेक्शन नहीं बनाना चाह रहा है, बनेगा कब, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक बोला जाता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट इसका लिखो, इसका हो गया है, एग्जाम्पल में लिखो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन प्लस HNO3, एसीटोन प्लस एनिलाइन, CHCl3 प्लस डाइइथाइल ईथर, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल क्या है, ये सारा एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये सारा एग्जाम्पल में नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो रहा है, नेगेटिव है। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ए जो सब्सटेंस था और बी का आपस में जब हम लोग मिलाते हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको सिंपल एग्जांपल से याद रखेंगे, अगर एसीटोन और ये दोनों को ले रहे हैं तो दोनों के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनता है? साइलेंट करो, साइलेंट करो। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ए और बी इंटरेक्शन में बंद ही नहीं कर पा रहा है भाई, यही सब एडिट करने में हालत खराब हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? देखो देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ए सॉल्यूशन है और एक बी सॉल्यूशन है, जब वो आपस में हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बी होगा, और वो ए बी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सिंपल भाषा में समझे, अगर मान के चलो तुम लोग दोनों दोस्त है, ठीक है, एकदम जिगरी दोस्त, दोनों अलग कब होगा? लड़ाई हमेशा काहे बीच में आता है? बीच लड़ाई नहीं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आएगा तभी ना। दोनों इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं आएगी तभी ना दोस्त को भूल जाएगा। तो वो इंटरेक्शन क्या है? वो इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत हो गया है जब वो दोनों दोस्त के साथ था। समझ में आया? ऐसा कैसा बैकग्राउंड नॉइज हम कैसे हटाएंगे इसमें? ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अब ये जब नया इंटरेक्शन बनता है तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। जब नया बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव साइन हो जाता है। और चेंज इन वॉल्यूम, अब ये एग्जांपल ध्यान से समझो, चेंज इन वॉल्यूम। अब तुम लोग दोनों दोस्त है, ठीक है, दोस्त के बीच में कुछ गैप है ना, और वो लड़की रहेगी तो गैप और कम हो जाएगा, ठीक है। तो नया दो सब्सटेंस को जब मिला रहे हैं, हाँ नहीं गैप अभी सट के बैठेगा ना भाई, हाँ सट जाएगा एकदम। तो ये दोनों का चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? ओरिजिनल जो था, जो शुरुआत में ए और बी था, जब मिला दिए तो वो लोग आपस में इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि 10-10-20 नहीं हुआ, क्या हो गया? 10-10-18 हो गया, नेगेटिव हो गया इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम इसमें नेगेटिव होता है, इस पे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसमें लड़ाई से समझा सकते हैं एग्जांपल, कि दो आदमी है, दो आदमी जब आपस में मिला दिए, झगड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? अब दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो आगे पीछे बैठेगा, है ना, तो गैप बढ़ जाएगा। इससे वॉल्यूम पॉजिटिव है, मतलब दोनों को मिलाने पे 10-10-20 नहीं हुआ, 10-10-22 हो गया या 25 हो गया, ठीक है। चलो इसको लिखो, अच्छे से लिखो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो अच्छे से लिख लो। चलो 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 स्टार्ट करते हैं फिर। हो गया ना? देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? चलो अभी इससे क्या होता है कि इससे छोटा क्वेश्चन ही आता है, नाम है एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट बॉइलिंग में, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहे जिसका, ठीक है। तो इसका दो पार्ट है, लिखते रहो लिखते रहो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अभी तरह बात नहीं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग का क्या मतलब है?
इसको अगर आम भाषा में समझा जाए कि हम अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो हम लोग को बचपन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़े थे, याद है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसपे दो सब्सटेंस अगर है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच करेगा वो वेपर करके बाहर आ जाएगा, है ना? वही कॉमन सेंस बताता है ना। लेकिन एजियोट्रॉप क्या है? एजियोट्रॉप ऐसा सॉल्यूशन है जिसपे दो कंपोनेंट अलग अलग तो है, बट ये लोगों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझो, एग्जांपल है 95% C2H5OH का सॉल्यूशन, मतलब 95% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो इस क्या क्या मिक्सचर है इसमें? C2H5OH और वाटर प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अल्कोहल का होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का तो हम लोग को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? तो इसका एक ग्राफ बनता है ऐसा टाइप का, ऐसा। यहां पे जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है? ये मान के चलो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे 78.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 78.2 डिग्री सेल्सियस, लगभग इसके आसपास ही रहता है, ठीक है? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम में टेम्परेचर में बॉइल हो रहा है। अल्कोहल का कितना है? 0.4, पानी का कितना है? कितना में बॉइल हो रहा है? 0.2 में कम से कम तो बॉइल हो रहा है ना, कम टेम्परेचर में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है? नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल है 68% HNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अच्छा, इसमें लिख लो ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, ठीक है? ये भी सेम है, ठीक है? ये है मेरा HNO3। HNO3 का है 359 ही है शायद, हाँ 359 केल्विन, और बॉयल हो रहा है 393.5 केल्विन में, और ये है 373 केल्विन, ठीक है? इसको ध्यान से देखो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है कि जो HNO3 का बॉइलिंग, प्योर HNO3, ठीक है, कंसिडर HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 359 केल्विन है। 373 किसका है? वाटर का है। लेकिन ये दोनों का मिक्सचर कितना बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल हो रहा है? ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल हो रहा है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है? चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू होगा, लिख लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुम ओरिजिनल आवाज निकाल रहे हो। हो गया है? चलो हेडिंग लगाओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले बात होता क्या है? द प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? शॉर्ट पे लिखा दे रहे हैं ऐसा प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, नहीं लिख रहे, ठीक है? याद रखना, सिर्फ कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ऑफ ए बाई पी नॉट ए, ठीक है? इलाबोरेट करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जैसा है वैसा ही लिख दो। इसको और फर्दर इलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास करके फॉर्मूला लिख के इलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? उतना नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले हमको ग्राफ समझना होगा। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ कम बनता है जब प्योर सॉल्वेंट रहे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ सॉल्यूट वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो हाँ, अच्छा, ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, याद है? चलो भाई, अभी 18 मिनट हुआ है, 18 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं, ठीक है, सुन लो क्या है, आ जाता है कभी कभार। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो ऐसा टेम्परेचर है, हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे कि ऐसा टेम्परेचर जिससे बॉइलिंग हो रहा है। अब अभी क्या पढ़ते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जब सॉल्यूशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो कंटेनर है वो कंटेनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है ना, मतलब उस प्रेशर को ओवरकम करके जब वेपर बाहर आ जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। याद है, अगर तुमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, सेम है, हर चीज का वही रहता है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग सेम रहता है, मतलब दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है दोनों का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिखो, ग्राफ बनाओ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। टी एफ नॉट टी एफ, ठीक है। ये वाला यहां लिख लो, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट लिख लो, सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉलिड सॉल्वेंट है, ये वाला पार्ट प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट है। और ये वाला सॉल्यूशन है, नीचे वाला सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब जब सॉल्यूशन बना, देखो क्या हो गया, जब सॉल्यूशन बना क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ओरिजिनल से क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट, ये फॉर्मूला हो गया। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ टाइम्स एम, ये फॉर्मूला आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें भी एक फॉर्मूला है, अगर के एफ गिवन नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो, के एफ अगर गिवन नहीं है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? के एफ इक्वल्स टू एम आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 1000 एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हम लोग किसको बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इसका वैल्यू ज्यादा है ना, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, हाँ ठीक है, उसमें टी बी, हाँ ठीक है। चलो, इसके बाद हेडिंग लगाओ, चौथा नंबर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या है? सिंपल भाषा में किशमिश को भिगोते हैं ना पानी में, सुबह उठ के क्या देखते हैं? फूल गया है, ठीक है। क्या हो रहा है? सॉल्वेंट का पार्टिकल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये मान के चलो एसपीएम है मेरे पास, ठीक है, क्या है? ये एसपीएम है, इससे C1 कंसंट्रेशन है, C1, ध्यान से देखो, ये C1 कंसंट्रेशन है और ये C2 कंसंट्रेशन है। हम मान लेते हैं C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे? क्या ज्यादा है? कंसंट्रेशन में क्या ज्यादा है? किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब तो सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो सॉल्वेंट किधर? इधर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो इधर से इधर सॉल्वेंट मूव करेगा। और एसपीएम क्या करता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करता है बाहर जाने के, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पता होगा, द फेनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब जब सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के टर्म्स में अगर देखा जाए वो मूव करता है एसपीएम के थ्रू, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर।
मान के चलो ये वाला एरिया में हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाएंगे, यहाँ नीचे करेंगे तो पाई बोलते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई। तो जब इस तरफ हम प्रेशर लगा रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है, मूव करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं याद से, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इधर से सॉल्वेंट मूव कर रहा था, प्रेशर देने पे क्या हो गया, सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग के घर में केंट है ना, केंट वगैरह, एक्वागार्ड, केंट, वो किसके मतलब प्रिंसिपल में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा था ना, आरओ, आरओ लिखा रहता है ना। आरओ का मतलब समझो क्या होता है, आरओ, आरओ में अब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर पी अगर हम लोग अप्लाई कर दे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्या हो गया, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लगा, वो मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था वहां उसकी तरफ, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या होता है, खराब पानी से अच्छा पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखना पाइप से पानी गिरते रहता है, ठीक है, तो वो खराब पानी से अच्छे पानी को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया तुम्हारा। अब बस वेंट ऑफ फैक्टर बाकी है, एक पेज, वेंट ऑफ फैक्टर क्या हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इस थोड़ा सा 5 मिनट दे रहे हैं, लिख लो, बस एक ही पेज है, खत्म हो जाएगा। भूख लग गया है बहुत जोर। क्या हुआ दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है बैठने में। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ठीक है। ऑस्मोसिस जब भी दिमाग में आएगा तो किशमिश वाला एग्जांपल याद रखना, अपने आप हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है। बट ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हमको अलग से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके होता है, रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर आई, वेंट ऑफ फैक्टर आई बहुत सिंपल है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, वो तो आइडियल केस के लिए पढ़े, ठीक है। कैसा केस के लिए पढ़े, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो यूरिया या ग्लूकोज उसके लिए पढ़े, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, मान के चलो फर्स्ट केस पढ़ते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन दे दिया, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लास्ट हो गया है। इसके बीच में क्या लगेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, ठीक है। हमको क्या लगेगा कि हम तो एक मॉलिक्यूल दिया है, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में आके क्या बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। इसमें आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो आई को हम लोग निकालते कैसे हैं, आई का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे कि पहले क्या था, ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल साथ में आ रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। पहले क्या था, दो मॉलिक्यूल था अलग अलग, तो इनिशियली क्या था, दो मॉलिक्यूल था। आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, दोनों आपस में आके एक बन गया, तो क्या बन गया, एक बन गया। तो आई का वैल्यू क्या हो गया, हाफ, हाफ मतलब 1 से वैल्यू कम हो गया इसका, ठीक है। वीडियो में चेक करो तो कितना मिनट हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है ना। इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग डिसोसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिसोसिएशन में सिंपल एग्जांपल केसीएल याद रखो, K प्लस Cl माइनस। डिसोसिएशन मतलब क्या, हम तो डाले थे एक, लेकिन डालने डिसोसिएशन होने के बाद क्या हो गया, 2 मोल्स बन गया, एक से भले 2 हो गया, ठीक है। तो ये सब में इजीली तुमको याद रहेगा कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, जितना हमको लग रहा है उतना नहीं होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर आई का ये फॉर्मूला हम लोग पुट करें, आई का 3 फॉर्मूला है, बाद में बताएंगे।
आई का अगर ये फॉर्मूला पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। पहले कितना था, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था। मतलब आई का वैल्यू क्या आया, 2 आया। 2 क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो आई का और 2 फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 3 फॉर्मूला है, लेकिन सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, इससे हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये वाला अगर समझा देते हैं, देख लो ये वाला समझा देते हैं। ठीक है, अगर ये क्या है, मेरे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, 60। ठीक है, तो ये क्या था, ये मेरे पास नॉर्मल मोलर मास है। हमको पता है कि एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है, 60 है। अब उसको किसी का हम लोग एसिड का सॉल्यूशन बनाए, अब बोले कि भाई तुम यहां से एक मॉलिक्यूल को उठाओ, तो जैसे वो मॉलिक्यूल को उठाने की कोशिश करेगा, क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ उठ जाएगा। कितना हो जाएगा, दिखेगा कितना, 120। क्या 120 उसका ओरिजिनल मास है, नहीं, 120 उसका एबनॉर्मल मोलर मास है। तो कटेगा तो क्या आएगा, हाफ ही आएगा ना, तो हाफ ही आया। ठीक है, सेम इसका भी उस तरीके से करेगा। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया है, इसको मिटा देते हैं, ये वाला मिटाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला न्यूमेरिकल वाइज बहुत, ये हम लोग अल्फा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसको काट दो, ये हेडिंग नहीं है, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। ठीक है, MgCl2 जब टूटेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस पे टूटेगा। इसको ध्यान से देखो, अभी मत लिखो, अभी इसका लास्ट है, फोटो ले लेना। MgCl2 Mg2 प्लस 2Cl माइनस पे टूटेगा। अब Mg मान के चलो हम लोग इनिशियली इसका क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, तब ये टूटा नहीं, कितना है, 0 ही है। समझ में आया क्या है, जब इनिशियली 1 मोल लिए तो ये 0 है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो जाएगा। अब मान के चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल में से मेरा अल्फा मोल ही टूटा। कितना टूटा, अल्फा मोल ही टूटा। मतलब एक गुट था, 100 आदमी का एक गुट है, उसमें से 50 आदमी निकल के सामने आया, 50 आदमी पीछे चल गया। ठीक है, तो वैसे ही समझो, अगर एक मोल है, एक मोल में तो बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है ना, तो उसमें से अल्फा मोल ही बाहर निकला, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा ना। अगर इससे 1 से अल्फा टूटा तो अल्फा टूट के तो अल्फा ही बनेगा ना, और इसके आगे 2 है तो 2 अल्फा बनेगा ना। तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला है कि मिटा दिया ना, तो इसको टोटल करना है तुमको, क्या 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, बिफोर वाला, हाँ मतलब आफ्टर वाला। ये बिफोर वाला क्या होगा, इनिशियली एक ही मोल था। ठीक है, इनिशियली तो हम एक ही मोल लिए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन में ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये आई का आंसर आया। कभी भी क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, उसको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जो अल्फा था, जो दो मॉलिक्यूल मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया, तो उसको कैसे याद रखेंगे, जैसे 2CH3 COOH CH3 COOH होल 2 बन गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनिशियली 1 मोल लेंगे, तो एक से क्या होगा, ज्यादा नहीं, मतलब इनिशियली तो 0 ही है, टूटा नहीं है, जस्ट टूटना चालू होगा। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, 1 मोल में से अगर अल्फा मोल जुड़ता है उसमें, तो क्या होगा, अल्फा बाई 2 बनेगा। ठीक है, एक का आधा बन रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे तो 1 बन रहा है, 4 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 बनेगा। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अगर इसका एलसीएम लोगे तो पता चलेगा 1 माइनस ही होगा ना, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं, देखो तो चल रहा है कि नहीं, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। बंद हो गया, चल रहा है ना, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया मेरा। इसमें जितना सारा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, उसमें सबको हमको आई से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि P नॉट ए माइनस P ऑफ ए बाई P नॉट ए इक्वल्स टू आई टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स के बी टाइम्स एम, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई टाइम्स के एफ टाइम्स एम, और पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। ठीक है, ये सब में आई से सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि
ये वाला जो है वेंट फैक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा, उसमें जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑब्जर्व वाला जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड बदल जाता है। इसलिए पहले आई निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है ऐसे करके आई निकालेंगे, आई का वैल्यू इससे पुट करेंगे और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हो गया खत्म, चल रहा है ना, 1 मिनट बाकी है। ठीक है, रखते हैं, आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, क्वेश्चन बनाना ही होगा, क्वेश्चन ही आएगा इसका।